हे बच्चों, मेरा नाम अतुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विद अतुल सिंह। तो बच्चों, आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, आपका 6.7 टॉपिक के साथ। ठीक है, तो 6.7 जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो फोर्स के बारे में जान लेंगे, बिकॉज ये दोनों फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स है। ठीक है, जो पहला है आपका कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो दोनों के बारे में हम थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, क्योंकि डिटेल में आपको जानना जरूरी भी नहीं है अभी फिलहाल। सिर्फ शॉर्ट में आप देख लो कि क्या होता है दोनों फोर्स। ठीक है, तो जो पहला फोर्स है आपका बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो, जहां पे भी वर्ड ये फोर्स आता है, तो जब भी फोर्स है इसका मतलब क्या है, वर्क डन होना ही होना है ना, क्योंकि वर्क डन में फोर्स आता ही है। तो ये इसका डेफिनेशन क्या होगा, वर्क डन डिपेंड ऑन ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब ये क्या बोलता है कि एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स का वर्क डन है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल इसमें क्या लिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर बॉडी है सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, तो ये जो बॉडी है इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, मतलब यही है क्योंकि बॉडी इधर है, और फाइनल पोजीशन क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी वर्क डन हो रहा है सिर्फ उस पर डिपेंड होगा। ये समझा, मतलब इस पॉइंट पे वर्क डन क्या होगा, इस पॉइंट पे वर्क डन क्या होगा, इस पॉइंट पे वर्क डन, वो हमें देखना ही नहीं है। ये समझे। तो ये होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब हमारा जो वर्क डन रहेगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, और भी होता है, जैसे आपका मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ठीक है, तो ऐसे और भी एग्जाम्पल आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा कि वर्क डन, इसमें क्या रहेगा, वर्क डन डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, पाथ फॉलोड। ये मैं रफ करता हूं, पाथ फॉलोड। ठीक है, मतलब कौन से पाथ पे चल रहा है, ओके, बाय द बॉडी। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, सिंपल एग्जांपल रहेगा इसका फ्रिक्शन हो गया, सिंपल है ना। और आप क्या बोल सकते हो, एयर रेजिस्टेंट। ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे, मैं एक्सेट्रा लिख देता हूं। अब इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं एक सरफेस है, ठीक है, उस पर बॉडी चल रही है, ठीक, तो हर एक पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पर बॉडी पे अगर सपोज बॉडी इधर जा रही है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स ये साइड में लग गया, तो वर्क डन होना ही होना है ना। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो आपका वर्क डन होना ही होना है। ठीक, और अगर ये बॉडी इस पे फोर्स लग के, एक्सटर्नल फोर्स लग के बॉडी यहाँ पर आ गया, तो इस पॉइंट पर भी हम देखेंगे इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है। वो बीच में भी अगर बॉडी आपका रहेगा तो उस पर भी हम देखेंगे उस वक्त आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है ना, तो ये हम लोग हर पॉइंट पे इस पे देखेंगे, हर एक पॉइंट पर, मतलब पाथ फॉलोड। मतलब अगर मैं बात करूं, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। ठीक, तो हम लोग इस पॉइंट पर भी देखेंगे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और हर एक बीच में, मतलब यहाँ पर हर एक पॉइंट पर हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे वर्क डन भी होगा। ठीक है ना, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ये समझ में आ गया। तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फोर्स आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज टॉपिक नंबर 6.7 के साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों, जो अभी टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ये बेसिकली है क्या, तो देखो, इसमें हम लोग पहले समझेंगे कि ये पोटेंशियल क्या होता है। तो बेसिकली आपको पता है कि पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ होता है। अगर मैं बात करूं, आपकी पोटेंशियल है कि आप ये चैप्टर पढ़ सकते हो इजीली। ठीक है ना, आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ बेसिकली। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कहाँ पे रहता है, बेसिकली अंदर स्टोर्ड रहता है ना, किसी भी बॉडी के अंदर वैसे ही जो स्ट्रेंथ रहेगा वो स्टोर्ड रहता है। तो पोटेंशियल मतलब क्या हो गया, स्टोर्ड एनर्जी, मतलब स्टोर्ड एनर्जी बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल सकते हो, ये एक स्टोर्ड एनर्जी है जो बॉडी के अंदर होता है। ओके, अब जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं, एक रबर बैंड मैं भी लेता हूं, 1 मिनट रुको, रबर बैंड लेके आता हूं। अब जैसे मैंने देखो बच्चों यहाँ पे एक रबर बैंड लेके आया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रबड़ का, जो ये रबर बैंड है इसका ओरिजिनल शेप ये है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं इसको फोर्स दूं, सपोज ये साइड में फोर्स देता हूं, तो ये साइड में अगर मैं फोर्स दूं तो इसके अंदर क्या होता है, पहली बात तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है ना, हर एक मॉलिक्यूल के इसके अंदर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो रबड़ के अंदर है ना, फोर्स ये साइड में रह गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका ये साइड में हो रहा है, लेकिन जो रबड़ के अंदर फोर्स लग गया वो अपोजिट लग गया। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और जो रबड़ के अंदर जो फोर्स लग गया वो ये साइड लग गया।
तो बेसिकली वो फोर्स क्यों लग रहा है, ये रबड़ के अंदर जो फोर्स ये साइड लग गया क्यों लग गया, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल आ जाता है। तो जैसे जैसे मैंने जैसे देखो इसे फोर्स लगा है, अब जैसे इस फोर्स को मैं छोड़ूंगा ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। देखो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आपका क्या है, ये स्टोर्ड एनर्जी है। बाय कैसे आप बोल सकते हो इसको, डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो, तो सिंपल इसका अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। अब ये पोजीशन का मतलब क्या है कि सपोज अगर मैं बात करूं ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब आपने क्या किया उस पे उसको फोर्स देके आप उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आ गए, ठीक है। तो जैसे आप उसका पोजीशन चेंज किए, मतलब पहले नीचे था अब उसका पोजीशन चेंज होकर एक हाइट पे हो गया, ठीक, तो इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। अब कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, जैसे शेप, जैसे अभी मैंने रबड़ का बताया ये ओरिजिनल शेप इसका ये है, लेकिन आप उस पर फोर्स दो यहाँ से तो इसका शेप चेंज हो जाता है। तो जैसे शेप चेंज होता है तो इसके अंदर पोटेंशियल आ जाता है इस रबड़ बैंड के अंदर, जो कि फोर्स जो भी पोटेंशियल आएगा उसमें जो फोर्स रहेगा वो ये साइड में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हमेशा लगता है ना, ठीक है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि मैं इस पे फोर्स लगा ऐसे, तो जैसे ही इस फोर्स को मैं छोड़ता हूँ वैसे ही ये जो रबड़ बैंड है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये यहाँ पर भी सेम होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर एक डिस्टेंस पे आप लेके गए हो, जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होके ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे आता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी रहता है, जैसे इस ऑब्जेक्ट को छोड़ो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो आप क्या बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो स्टोर्ड एनर्जी है, जैसे आप उसको रिलीज करो, ठीक है ना, जैसे रिलीज करोगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैं जरा डायग्राम को रफ करके वापस डायग्राम बना के आपको थोड़ा उसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं पोजीशन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन हमने रबर बैंड लिया था, कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप वगैरह हो गया, ठीक है, शेप साइज, और पोजीशन मतलब बॉडी का मतलब जो पोजीशन है सरफेस पर है, सरफेस के ऊपर है, उसके हिसाब से, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही आता है बॉडी के अंदर, या तो पोजीशन के हिसाब से आएगा या कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आएगा, शेप के हिसाब से, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने जो ऑब्जेक्ट सरफेस पे पड़ा था उसको मैं ऊपर एक हाइट पर लेके आ गया, ठीक है। सपोज ये हाइट आपका क्या रहेगा, h, ठीक है। अब देखो याद रखना जो हाइट है ना, हम लोग मतलब कभी कभी h ले लेते हैं, इस हाइट के बदले कभी x ले लेते हैं, कभी s ले लेते हैं, कभी और क्या ले सकते, कभी d ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप कंफ्यूज मत हो ना, इस हाइट को हम लोग कोई भी लेटर से एज्यूम कर सकते हैं, बट आपके जो टेक्स्ट बुक में जैसा लिया है उसके हिसाब से हम लोग चलते। तो आपके टेक्स्ट बुक में आपका h लिया है हाइट को। तो अभी आपने क्या किया कि उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आए, तो जो ऑब्जेक्ट ऊपर लेके आए तो देखो क्या उसमें वर्क डन हुआ ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था अब यहाँ पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे अभी फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कौन सी साइड हुआ, इस एरो को मैं रफ कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर की साइड हुआ। मतलब आप क्या देख सकते हो कि दोनों नेगेटिव है, फोर्स आपका ये साइड में है और मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम बोल सकते हो एफ जी लेता हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है अब जो लेके गया ऑब्जेक्ट को ऊपर वो साइड ऊपर साइड में, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 180। तो जब 180 डिग्री होता है तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे कि मैंने हम लोग देखे थे, जब भी आपका जो थीटा है वो 180 होगा दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क डन आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं बात किया कि ये ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज किया तो इसके अंदर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, है ना। और इसमें वर्क डन भी हो रहा है, वर्क डन हो ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है, तो वर्क डन हो ही रहा है। तो जो इसका वर्क डन है बच्चों, वर्क डन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो माइनस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, क्यों, जैसे कि मैंने बताया कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच का ऑपोजिट है बेसिकली। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है और आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, इसके लिए वो माइनस आ जाता है। तो वर्क डन जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है किसके फॉर्म में कन्वर्ट रहेगा, यू कैन से, या जो भी वर्क डन हो रहा है इस बॉडी पे किसके फॉर्म में रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो देखो अभी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग वी भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, तो मैं वी के हिसाब से चलता हूँ, पी, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ये बेसिकली पीई है, तो क्या आएगा, mgh आता है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं,
अगर मैं बोलूं कि जो वर्क डन है आपका क्या होता है, आपको पता है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो तो एफ लग रहा है, ठीक। जो फोर्स लग रहा है इस पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ फिलहाल। तो ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, ठीक है, मतलब पी आपका mgh होगा। तो अगर मैं बात करूँ वर्क डन की, वो आपने लिख लिया तो कोई बात नहीं है, रफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो ये इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h, ठीक है ना। और जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैंने अभी क्या बताया आपका mgh, तो माइनस mgh होगा, ठीक है, ओके। तो अब आप इसमें क्या बोल सकते हो, एच कैंसिल, तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या रहेगा, माइनस mg, ठीक। तो यहां से आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी देख सकते हो, सीधी सी बात है, ग्रेविटी की वजह से ही लगी है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उस पर फोर्स लग गया, ये समझा। तो यहाँ पे आपका वर्क डन ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगा ये चीजें ये नोट कर लेना। और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको मैं पीई ले लो या फिर वी ले लो, आपके टेस्टिंग में वी भी लिया हुआ है, वो क्या था, mgh। तो ये भी आप नोट कर लेना, ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये तीनों आपने नोट किया। ये वर्क डन नेगेटिव क्यों हुआ समझा ना, क्योंकि फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है और आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 180 है, इसके लिए वर्क डन नेगेटिव रहेगा। और जो नेगेटिव है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतना आप अपने शब्दों में नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको रफ करता हूं बच्चों, ठीक है। तो जैसा कि मैं बात करूं कि जो ऑब्जेक्ट है वो आप एक हाइट पे लेके जाते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट को आप नीचे छोड़ो तो वो काइनेमेटिकल इक्वेशन बन जाएगा, मतलब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पे काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेंगे, क्यों लगेंगे, क्योंकि जो इसका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, क्या रहेगा, एक्सेलरेशन जी रहेगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आपका यूनिफॉर्म होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो सेम ही रहता है। तो इसके लिए इस पे हम लोग जो काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे, तो देखो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी था वो तो जीरो था, इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा, देखते हैं क्या होगा। तो जो आपका वी काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो क्या है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। अगर मैं बात करूं ये जीरो है तो वी स्क्वायर क्या आएगा, वी स्क्वायर इज नथिंग बट 2a, s क्या है, s यहाँ पे h है और a आपका g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और s आपका h है ना, हाइट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो 2 है इसको आप इधर लेके आ जाओ, मतलब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/2 वी स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू जी एच हो गया। अब आपको क्या आप करो, अब mm मल्टीप्लाई कर दो, mm मतलब ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh। ये समझ गया, ये मैथमेटिकल फॉर्म भी आ गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जैसे आप उसको छोड़ते हो, रिलीज करते हो वहां से, वो पोटेंशियल एनर्जी आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में, ये समझा। तो ये हो गया के इज इक्वल्स टू पीई, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। कब होगा, जब इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे, ठीक है। तो ये साथ साथ पे आप नोट करते चलना बच्चों, मैं अभी इसको रफ करता हूं। तो जैसा कि हमने इसमें क्या देखा बच्चों अभी तक, कि हमने अभी तक ये देखा कि जब भी बॉडी पर फोर्स लग रहा था, ठीक है ना, तो जब भी बॉडी पर फोर्स लग रहा था और उसका डिस्प्लेसमेंट जो था वो अपोजिट था, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था। जैसे कि मैंने ये रबड़ की बात की, इसका इस पे मैं अगर सपोज ये साइड में फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये साइड है, लेकिन इस रबड़ बैंड के अंदर जो फोर्स रहेगा वो ये साइड लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैं डिस्प्लेसमेंट ये साइड में लेके जा रहा हूँ, लेट्स से x, और जो रबर बैंड के अंदर फोर्स लग गया वो ये साइड लग गया, ठीक है ना। तो ये लेट्स से f ले लो, तो दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होता है, जैसे कि मैंने अब हम लोग ने अभी देखा थोड़ी देर पहले, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक चीज नोट करना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे आता है, वो तब आएगा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड, या आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली या एप्लीकेबल, पोटेंशियल एनर्जी एप्लीकेबल ओनली टू दी क्लास ऑफ फोर्सेस, ठीक है, वेयर, जहां पे क्या होगा, जहां पे वर्क डन, जहां पे काम होगा, वर्क डन होगा अगेंस्ट दी फोर्स, ठीक है ना, अगेंस्ट द फोर्स गेट्स, आई कैन से गेट्स स्टोर्ड अप। तो ये समझा बच्चों, ये क्या अभी यहाँ पे बात हुआ, ठीक है। जैसे कि ये मैंने रबर बैंड का भी एग्जांपल लिया
कि जो रबर बैंड के अंदर फोर्स ये साइड में लगता है, आप डिस्प्लेसमेंट वो साइड कर रहे हो, तो दोनों अपोजिट है। फोर्स जो रबर बैंड का है और जो डिस्प्लेसमेंट आप लेके जा रहे हो दोनों अपोजिट है ना, तब रबर बैंड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाता है। वैसे अगर मैं बात करूं सरफेस और ये मास की, तो मास आप ऊपर लेके जा रहे थे, ठीक है ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ था, लेकिन जो उस पर फोर्स लग रहा था Fg वो नीचे की तरफ था, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था, तभी इस मास में क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है बच्चों, स्टोर्ड अप एज एनर्जी। ठीक है, तो ये आप लिख लेना कि पोटेंशियल एनर्जी उस वहां पे एप्लीकेबल होगा, उस फोर्सेस पे एप्लीकेबल होगा, क्लास ऑफ फोर्सेस जहां पर वर्क डन जो रहेगा वो अगेंस्ट द फोर्स रहेगा। ठीक है ना, मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है रबर बैंड में, और यहाँ पे इसकी बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, और एक और चीज इस वाले पॉइंट पर नोट कर लेना कि ये जो आपका इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है, ठीक है ना, जैसे आप एक हाइट पर लेके जाते हो, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आप नोट कर लेना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों हमने देखा कि जो फोर्स रहता है, फोर्स, ठीक है ना, ये फोर्स यहाँ पे ये रबर बैंड का अंदर की तरफ फोर्स था और यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ था, तो इस फोर्स की वजह से हमने पोटेंशियल एनर्जी आता है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आता है और इसमें रबर बैंड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या रहेगा वो हम देखेंगे। तो बच्चों जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का बीच का रिलेशन रहेगा वो F इज इक्वल्स टू, यू कैन से F ऑफ, अपने यहाँ पे हमने H लिया है ना, तो लेट्स से हम लोग इसको X ले लेते हैं, लेट्स से X, तो F ऑफ X इज इक्वल्स टू माइनस dV/dx। तो ये आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन है वो ये है। ठीक है, मतलब फोर्स किसके रिस्पेक्ट में, उस डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। जैसे कि यहाँ पे मैंने H लिया, इसको आप X भी ले सकते हो, जैसे कि आपको मैं पहले ही बताया, X ले लो या फिर S ले लो या फिर कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने X लिया है, X के हिसाब से, आपके टेस्टिंग में X ही दिया है बेसिकली, तो X के हिसाब से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन। तो ये बेसिकली वही बोलता है कि जो फोर्स है, जो फोर्स, वो अगर आप dx को आप इधर लेके आओ, ये पहले नोट कर लो, आप पहले ये नोट कर लो। ठीक है, नोट किया। अब देखो, अगर मैं बात करूं f ऑफ x इंटू dx, ये dx को इधर लेके आओ तो ये माइनस dv होता है, मतलब वही चीज हो जाता है ना। ये चीज आपका क्या है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस dv, मतलब वर्क डन आपका क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है ना, सिंपली वही चीज है। ठीक है, तो वर्क डन से आपका ये चीज आया है। ठीक है, जो कि ये चीज हम लोग अभी पहले भी देखे थे, है ना, ये वाला वर्क डन जो रहता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है इस ऑब्जेक्ट में। ओके, चलो फिर हम लोग इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में मैथमेटिकल कौन कौन से फॉर्म देखे, है ना। तो मैथमेटिकल जो हमने फॉर्म देखे वो हमने कौन कौन से देखे, पहले तो ये देखे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो P से, या मैं V से लेता हूँ, ठीक है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है PE भी आप ले सकते हो, वो आप होता है आपका mgh। ठीक है, पहले ये फॉर्म देखा, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल मतलब फॉर्मूला। और दूसरा हमने क्या देखा, जो वर्क डन रहता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, कोई भी अगर किसी भी बॉडी का पोजीशन या फिर आपका उसका वो आपका क्या बोलते हैं उसको, शेप, यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो, ठीक है ना, ओरिजिनल के हिसाब से अगर वो चेंज है तो जो वर्क डन रहेगा वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट रहेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेगेटिव क्यों रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट साइड में रहते हैं, इसके लिए नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो दूसरा हम लोगों ने ये देखा, और तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने ये देखा, क्या देखा, जो वर्क डन रहता है उसको आप क्या लिख सकते हो, FS, हाँ इधर ही मैं बता देता हूँ। तीसरा वर्क डन को आप क्या ले सकते हो, F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे क्या लिया था, X ले लो या H ले लो, H ही ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या लिया था, mgh। ठीक, तो HH कैंसिल हो जाता है, तो जो फोर्स लगता है, ये जो अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है ना, ये बेसिकली अपोजिट फोर्स रहता है। ये सरफेस वाला था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, और स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला रहेगा, स्ट्रेच रबड़ वाला जो रहेगा, इसमें रबड़ के अंदर जो फोर्स लगेगा वो F रहेगा। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे, माइनस mg। ठीक है, तो ये भी फोर्स रहता है, ये अपोजिट फोर्स रहता है, याद रखना, अपोजिट फोर्स। जो आप फोर्स लगा के लेके जाओगे, मतलब जैसे कि मैं बात करूं, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये वाला,
ये इधर साइड वाला वो फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये ऑपोजिट फोर्स रहेगा, मतलब ये जो रबर बैंड के अंदर जो फोर्स लगेगा वो वाला ये फोर्स रहेगा, ठीक है। तो ये ऑपोजिट फोर्स आपका ये आता है माइनस एम जी एच। ये हमने थर्ड वाला इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में देखा, बेसिकली ये देखा और ये देखा, ठीक है। और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो अब जैसे कि मैंने बात की कि वर्क डन माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो इससे एक और चीज डिराइव हो सकता है क्या कि ये हो गया, अगर मैं बात करूं ये पोटेंशियल एनर्जी को मैं वी ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, वी लो या फिर पी लो, दोनों चीज मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। तो वर्क डन जो रहता है वो अगर मैं बात करूं जो फोर्स लग रहा है उससे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो जब फोर्स लग रहा है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीएक्स लिख सकता हूँ, एफ इंटू डीएक्स, जो फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स बच्चों हमेशा याद रखना यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। ये फोर्स जो है ग्रेविटेशन की वजह से लग रहा है, तो सीधी सी बात है कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, है ना। और एक और एग्जांपल आप कंजर्वेटिव फोर्स में लिख सकते हो जो स्प्रिंग का फोर्स रहता है, मतलब ये आपका रबर बैंड का जो फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स, वो सारे कंजर्वेटिव फोर्स में ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी आप याद रखना। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो एफ इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी भी थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो माइनस डी वी बाय डी एक्स, जो कि अभी मैंने आपको फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन बताया। तो थर्ड आप ये हो गया। और फोर्थ हम क्या देखेंगे, ये बेसिकली अभी तक जो हमने देखा उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं थर्ड, यहाँ पे भी ये जो फोर्स रहते हैं ऑपोजिट फोर्स ही रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे भी वो फोर्स वही फोर्स है, ऑपोजिट फोर्स। फोर्थ हम क्या देख सकते हैं, फोर्थ हम यहाँ से इसकी भी निकाल सकते हैं, अपना पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि एक चेंज हो रहा है, ठीक है ना, फोर्स की वजह से एक काफी बड़ा चेंज हो रहा है, मतलब तो उसको हम लोग डेल्टा से नोट करते हैं। मतलब अगर स्मॉल चेंज होता है तो हम लोग डी लेते हैं, लेकिन एक बड़ा चेंज होता है तो हम लोग डेल्टा लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने से जस्ट ये ऑब्जेक्ट यहीं पे मूव हुआ तो हम लोग डी लेते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, इस पे जैसे मैंने फोर्स लगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग डेल्टा से ले लेते हैं, ठीक है। डी हम लोग स्मॉल के लिए लेते हैं, डेल्टा हम लोग थोड़ा बड़े के लिए लेते हैं। तो सपोज वो फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ज्यादा हुआ है, मतलब डेल्टा एक्स हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी वो ज्यादा रहेगा, डेल्टा में ही रहेगा, ठीक। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या लिख सकते हो, जो इसको मैं एफ ऑफ एक्स ले लो या फिर एफ ही रखो, बात देखिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जो डीवी रहेगा, डीवी माइनस डीवी इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स। तो मैंने जैसे कि बताया कि डेल्टा हम लोग को लेना है, तो माइनस को उधर लेके जाओ, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डेल्टा वी। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है ना। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अरे सॉरी ये एक्स होगा ना, ओके ये समझा। तो ये हमारा फोर्थ रिलेशन आ गया। अब बच्चों हमने जो वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा था, याद है वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या देखा था, याद है कि नहीं याद है, जो आपका क्या वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा ई के ही होता है बेसिकली, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, फोर्स लगने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके हिसाब से आपका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुआ उस बॉडी में, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो वर्क एनर्जी थ्योरम था ये भी यही था। तो इस कंडीशन में जो ये रहेगा वर्क, ये क्या रहेगा, ये भी एफ इंटू क्या मैं डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ, ये वर्क को, चलो मैं वर्क को इधर ही लिखता हूँ, क्या मैं एफ इंटू डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ, इस चीज को लिख ही सकता हूँ ना, फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। और ये हो गया डेल्टा के ई। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा के ई जो है, डेल्टा के ई वो क्या आएगा, एफ इंटू डेल्टा एक्स आएगा। देखें, मतलब देखो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स आ रहा है, और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ रहा है, फोर्स, मतलब माइनस नहीं है प्लस है, प्लस इंटू एफ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक और चीज नोट करना बच्चों, जो भी ये फॉर्मूले में फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोग फ्रिक्शन विक्शन यहाँ पे नहीं ले रहे, ठीक। मतलब हम लोग यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं, या फिर स्प्रिंग का फोर्स, या फिर ये जो मैंने अभी रबर बैंड दिखाया उसके अंदर जो फोर्स लग गया वो, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स में आते हैं, ठीक है। एक और चीज बच्चों कि ये इसका पोटेंशियल एनर्जी है, इसका डायमेंशनल यूनिट क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, क्या बताया हूँ कि जो वर्क डन होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है ना, तीनों का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट जूल होता है, ठीक है। ये आपका एमकेएस में होता है। और जो डायमेंशन होगा वो भी सेम ही होगा। डायमेंशन हम लोगों ने वर्क डन का जो निकाला था क्या आया था, याद है, डायमेंशन जो होगा वो तीनों का डायमेंशन सेम होता है,
क्या होता है डायमेंशन, L2 M1 T -2, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। और इसका CGS क्या होता है, CGS यूनिट, CGS इज अर्ग, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये तो मैंने आपको पहले बताया हूं। अभी चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, 6.8 टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगा यहाँ पे ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगा, तो मैं इसको क्या लूंगा, TME, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। ये डायरेक्ट पूरा मैकेनिकल एनर्जी लिखने से अच्छा मैं सिर्फ टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सपोज अगर मैं बात करूं कि कोई बॉडी है, कि भाई आप बात कर लो ये अर्थ का सरफेस है, आप कोई बॉडी को आप ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है ना। तो पहले ये बॉडी सपोज यहाँ पर था, ठीक है, अब वो उस बॉडी को आप ऊपर लेके चले गए, ठीक। तो जैसे ऊपर लेके गए वहां पे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होना ही होना है, ठीक है। तो वहां पे मतलब डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हुआ, ठीक है। अब सपोज क्या करते हो कि आप बॉडी को इसको और ऊपर लेके जाते हो, यहाँ पे लेके जाते हो, पहले सरफेस से लेके आए यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके आए यहाँ तक, मतलब हर पॉइंट पे आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो ही रहा है, मतलब यू कैन से हाइट चेंज हो रहा है, हाइट को हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आपका वर्क एनर्जी जो थियरम था, वर्क एनर्जी थियरम के हिसाब से हमने क्या देखा था, वर्क एनर्जी थियरम क्या देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो क्या रहता है, टोटल वर्क डन। अब जैसे इसके पहले भी मैथमेटिकल फॉर्म जो बताया था उसमें से ही है, ठीक है। तो क्या जो वर्क डन रहता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही चीज मैंने लिखा है। अब हमने जो भी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखा उसके हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो पोटेंशियल एनर्जी है, लेट्स से वो जो माइनस इधर था क्या था, डेल्टा हमने देखा था V, ये PE मैंने यहाँ पे लिया था ना, डेल्टा PE ले लेते हैं, चलो ठीक है, डेल्टा PE और V बात एक ही है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर V लिखो आप पोटेंशियल एनर्जी को सिंबल। तो ये हमने क्या लिखा था, -F डॉट डेल्टा एक्स, ऐसा आया था, ठीक। तो अब क्या करते हो, जो माइनस है ना इसको इधर लेके आया तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को इधर लेके आया हूँ, ठीक है। तो देखो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन में F डॉट डेल्टा एक्स तो सेम ही है ना। इन दोनों पे जो ऑब्जेक्ट अगर आपका यहाँ पर है या यहाँ पर है, इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो सेम ही रहेगा, Fg रहेगा, ठीक है ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, सेम ही फोर्स रहेगा, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से गया तो यहाँ, मतलब दोनों कंडीशन में देखा जाए तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ पे गया तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है ना, मतलब ये दोनों सेम है। तो क्या मैं इन दोनों के बदले देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा KE इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा PE। क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो इसके बदले अब ये लिख दो और इसके बदले दोनों को इक्वल ले लो, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अब देयरफॉर अब मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ में हमने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मुझे एक कांस्टेंट टर्म मिलता है जो कि 0 है, ठीक है। चलो इस चेंज को कांस्टेंट, ये जो डेल्टा है ये आपका बेसिकली कुछ नहीं, चेंज बताता है, ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज और कुछ नहीं। तो मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा ही लिख दो, तो ये बेसिकली वही बताएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि दोनों का जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर आप चाहे ये पॉइंट पर लो, चाहे ये पॉइंट पर लो, चाहे ये पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर जो दोनों का एडिशन है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो टोटल, इसको हम बोलेंगे टोटल एनर्जी, इसको हम क्या बोल देंगे, TME बोलेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो जो भी आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगा वो आपका क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपका कांस्टेंट रहता है, जिसको हम बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको ही हम बोलेंगे कि ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है यहाँ पे कंजर्व्ड हो जाता है, ठीक है। अब ये एक और बात अब बच्चों याद रखना कि कंजर्व्ड कब होगा, कौन सा फोर्स लगेगा तब कंजर्व होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जब वो जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा तब। यहाँ पे देखो Fg जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स ही है बेसिकली, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड कांस्टेंट कब होगा, जब आप पे जो फोर्स लग रहा है उस बॉडी पर वो कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स से कंजर्वेशन आता है, ठीक है ना, याद रखना, कंजर्वेटिव फोर्स से कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी आता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना बिल्कुल।
तो इस चीज से हमें क्या मिला है कि अगर किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दो वो चीज कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पर, ठीक है, तो एग्जांपल में सिर्फ एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल, ठीक है ना, कुछ। तो इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी सपोज मैं बोल रहा हूं, क्या ले सकते हैं हम लोग, 6 ले सकते हैं, इस के में ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी को। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका, 0 है, ठीक है ना, क्योंकि इस, ठीक है, ये समझ लो, एग्जांपल ले रहा हूं। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आप क्या बोल सकते हो कि, क्या बोल सकते हो, कुछ भी बोलो यार, बोलो। इस पॉइंट पर आप काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो कि सपोज क्या बोल सकते हो, लेट्स से 3 है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी 3 है, ठीक। और इस पॉइंट पर आप क्या बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी 6 है। तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि हर पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम ही है। यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी 6 है, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी 6 है, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी 6 है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो एडिशन रहेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, वो हमेशा कंजर्व्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कुछ चीजें क्या बोल सकते हो कि जो कंजर्वेटिव जो आपका फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, तो लेट्स से कैपिटल एफ लेते हैं। ये जो फोर्स है, इस जो भी इस फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन होता है बच्चों, क्या होता है, जो भी वर्क डन होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमेशा डिपेंड करेगा एंड पॉइंट पे, डिपेंड ऑन, जैसे कि मैंने बताया था इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे इसका वर्क डन डिपेंड करता है ना, स्टार्टिंग में नहीं बताया था ना, डिपेंड ओनली ऑन एंड पॉइंट, ऐसा बोल देना, ऐसा बोल सकते हो, इनिशियल एंड एंड पॉइंट, ठीक है ना, ओके। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला जैसे कि देखे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, दो फॉर्मूला आया था ना, बताओ क्या आया था, याद है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था, डेल्टा के और माइनस डेल्टा पी, यही आया था ना वर्क डन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली बात की जाए तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी को पी लो वी लो बात एक ही है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे चलो पी रखता हूँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, के एफ माइनस, के एफ इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, के आई इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी आई, मतलब ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो ये पी आई आगे आ जाएगा, ये पी एफ पीछे चला जाएगा, तो जो वर्क डन होगा ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ठीक है ना। तो आप वर्क डन का ऐसा फॉर्मूला लेके आ सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है। और दूसरी चीज आप क्या बोल सकते हो बच्चों कि इसमें जो टोटल वर्क डन होता है क्लोज्ड पाथ में, इसका मतलब मैं बात करूं कि ये क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है इसी देरी, क्लोज्ड पाथ है पूरा, ठीक। तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा इसका है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, 0 हो रहा है, मतलब इनिशियल पोजीशन सपोज यहीं से स्टार्ट हुआ और फाइनल पोजीशन भी यहीं पे आप खत्म हो गया, तो इसका चेंज इन एक्स, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं 0, एक्स एफ माइनस एक्स आई करोगे तो सेम ही है नंबर, 0 आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन है बच्चों, इस कंडीशन में वर्क डन वो क्या रहेगा, 0। किस कंडीशन में, वो जो कंडीशन है वो आपका क्लोज पाथ का, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्लोज पाथ में घूम रहा है, तो उस कंडीशन में वर्क डन 0 रहेगा कंजर्वेटिव फोर्स में। तो बच्चों टीएमई का डेफिनेशन आप क्या ले सकते हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का ये डेफिनेशन है, बोल सकते हो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का, ठीक है ना, वो सिस्टम में कितने भी बॉडी लगे हों, किसी भी पूरा एक सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, कंजर्व्ड होगा। कब होगा कंजर्व्ड, कब होगा, जब उस पर फोर्स, जो लगने वाला फोर्स है उस बॉडी पर या उस सिस्टम पर, ठीक है ना, उस फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, वर्क डन होता है, मतलब डूइंग वर्क ऑन इट, ठीक। वो क्या रहना चाहिए, वो कैसा फोर्स रहना चाहिए, आर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, आर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ये समझा। तो ये आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप बता सकते हो कब कंजर्व होगा, जब भी उस सिस्टम पर या उस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव है। इसका मतलब कि आप बोल सकते हो कि अगर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है दो चुंबक के बीच में, ठीक है ना, तो उस पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है नॉर्थ साउथ,
वो कंजर्व्ड होगा। अगर आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, ठीक है ना, तो इस पे जो भी टोटल मैकेनिकल फोर्स एनर्जी रहेगा वो कंजर्व्ड होगा, ठीक है। अगर आप बात सकते हो स्प्रिंग सिस्टम होता है, अगर मैं बात करूँ एक फिक्स्ड बॉल ले लो, यहाँ पे स्प्रिंग लगा दो, ठीक है, स्प्रिंग में मास लगा दो, इस मास को आप आगे खींचो, ठीक है ना, आगे खींचोगे तो क्या होगा, इस स्प्रिंग में जो भी है, स्प्रिंग में एक फोर्स आ जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है, ठीक है ना। तो ये भी रिस्टोरिंग फोर्स आपका क्या रहेगा, आर लिख देता हूँ रिस्टोरिंग फोर्स को, ये भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा। तो इस सिस्टम में भी एप्लीकेबल रहेगा ये टोटल मास का, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम कंजर्व रहेगा, ठीक है ना, इस सिस्टम में भी, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल है जहां पे आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको नोट रखना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि अभी हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। कि सपोज एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर सपोज मैं उसको उठा के लेके यहाँ पे आ गया हूं, तो उस ऑब्जेक्ट पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या लगेगी, 0 लगेगी, सीधी सी बात है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या लगेगी वो हम निकालते हैं, ठीक है। लेट्स से VH ले लेते हैं इसको, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगी, लेट्स से VF ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी हमको निकालना है, ठीक है। और जिस पॉइंट तक आप वो ऑब्जेक्ट लेके गए फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ से, लेट्स से कैपिटल H ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको आप H भी ले सकते हो, X भी ले सकते हो, D भी ले सकते हो, बट यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं चल रहा हूँ तो H ही लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अब हमको क्या करना है कि मैंने बोला कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, हमको वो निकालना है बीच में। यहाँ पे तो आपको पता है ना, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेके गए तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होती तो ये ऑब्जेक्ट और ऊपर जाता, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज क्या पता है कि हर पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट है, सेम है, कंजर्व्ड है, ठीक है ना। ये आपको पता है, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर, मतलब टोटल एनर्जी आपका इक्वल है, यू कैन से टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर एक पॉइंट पर इक्वल है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल लेके भी बताया था। तो लेट्स से हम लोग लेते हैं कि इस हाइट पर, लेट्स से VH, ये कैपिटल H लेते हैं, इसको कैपिटल VH, ये स्मॉल VH है, यहाँ तक हाइट आपका स्मॉल h है, ठीक है। और यहाँ पे हाइट ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो लेट्स से हम लोग क्या बात कर, टोटल जो आपका TME है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसको मैं सिर्फ एनर्जी के टर्म में लेता हूँ, एनर्जी के टर्म में, ठीक है। एनर्जी, टोटल एनर्जी एट कैपिटल H क्या रहेगा, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। मैं सिर्फ के लिखता हूँ, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगा, हाफ mVH स्क्वायर प्लस पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या रहेगा, mg कैपिटल H, है ना। ये कैपिटल H रहेगा क्योंकि ये इस हाइट पर है ये ऑब्जेक्ट। तो देखो ये चीज तो इसमें 0 है, VH, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ mgh लिख सकता हूँ, mg कैपिटल H, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पर उसका टोटल एनर्जी क्या रहेगा, तो मैं स्मॉल h लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर क्या रहेगा, हाफ mv स्मॉल h का स्क्वायर प्लस mg स्मॉल h, ठीक है ना, क्योंकि इस पॉइंट तक का हाइट जो है वो स्मॉल h है। तो आपका टोटल एनर्जी इस पॉइंट का वो रहेगा, लेट्स इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ। और अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट का टोटल एनर्जी क्या होगा, तो इस पॉइंट पर मैं क्या लिया हूँ, F लिया हूँ ना, तो F ही लेता हूँ, टोटल एनर्जी F एट F पॉइंट। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या रहेगा, हाफ mv F का स्क्वायर, बट इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि हाइट ही नहीं है ना। तो mg, हाइट का यहाँ पे 0 है, तो mg इंटू 0 विल बी 0, ठीक है। तो इसका जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका, हाफ mVF स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड। देखो ये तीनों पॉइंट का मुझे टोटल एनर्जी मिल गया, लेकिन आपको एक चीज क्या पता है कि हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम होता है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो आपका EH इज इक्वल टू EH लिख सकता हूँ, मतलब टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, जैसा कि हमने पहले देखा है, ठीक है ना। तो EH आपका क्या है, mgh है, और ये आपका क्या है, एक काम करते हैं बच्चों, क्योंकि इन दोनों को लेंगे तो हम लोग को वैल्यू एक पर्टिकुलर मिलेगा नहीं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अगर लेंगे तो यहाँ पे किसी भी वेलोसिटी का मिलेगा नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, EH और EF को इक्वल लेते हैं पहले, ठीक है। EH इज इक्वल टू EF, क्योंकि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल टोटल एनर्जी सेम होता है, ठीक है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम होता है। तो EF का क्या है, हाफ mv
एफ का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे एम एम कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे आया तो 2GH इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर। तो देयरफॉर जो वी एफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एच। तो आपका वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है ना, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट क्या मिला, अंडर रूट ऑफ 2GH। तो ये इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये नोट करते रहो साथ साथ में। अब देखो ये VF मिल गया, तो अब आपको क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है, ठीक है ना, क्योंकि आप इसमें VF की वैल्यू ये लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया कि EH इज इक्वल टू EF लेते हैं, ठीक है ना। तो ये EH क्या था, mgh प्लस हाफ mvh का स्क्वायर इज इक्वल टू EF क्या आया था आपका, EF इज नथिंग बट हाफ mvf का स्क्वायर, यही था। अब देखो VF तो अपने को आया हुआ है, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ VF के बदले ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, अंडर रूट ऑफ 2GH द होल स्क्वायर, सिंपली। अब देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट चला गया, ठीक है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ। मैं रफ, आप नेक्स्ट स्टेप में करते रहना, मैं यहाँ पे रफ करके कर रहा हूँ, आप अगले अगले स्टेप में करते रहना, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना, आप समझ गए ना, अगले स्टेप में सब चीज को करना जो मैंने अभी यहाँ पे रफ करके ही कर दिया, ठीक है। तो अब ऐसा मत आप उधर ही कट करते रहना, आप नेक्स्ट स्टेप में करना। ओके, तो यहाँ पे तो 2GH मिल गया। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से M कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। तो M मैं कॉमन लिया, अंदर GH प्लस हाफ VH द होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हो गया हाफ M2GH, MM कैंसल, ठीक है। ये द होल स्क्वायर लिख दिया क्या मैंने, सिर्फ VH का स्क्वायर है, द होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ओके, तो आगे मैं इसको भी रफ करता हूं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्या देख सकते हैं कि GH यहाँ पे MM कैंसिल हो गया। अब एक काम करो आप, 2 जो है ना, ये 2 आपको निकालना है, क्या है, VH स्क्वायर निकालना है ना, सीधी सी बात है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू तो मिल गई थी ना, अंडर रूट ऑफ 2GH। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो VF की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, अंडर रूट ऑफ 2G कैपिटल H, याद रखना कैपिटल H, मतलब ये यहाँ तक जो हाइट था वो था, ये भी मैंने रफ कर दिया क्या, कैपिटल H। चलो ठीक है, तो अपने को ये निकालना है, तो एक काम करना पड़ेगा, ये जो टर्म है ना इसको इधर लेके आते हैं, तो ये बच जाएगा हाफ जी नहीं यार, हाफ V स्मॉल h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये होगा यहाँ पे, इधर 2 कैंसिल हो जाएगा ना यार, यहाँ पे होगा G कैपिटल H माइनस G स्मॉल h, है ना, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें से भी G कॉमन, ये हाफ को इधर ले लो, तो ये VH स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 2G कॉमन लो, H माइनस H, तो V क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में आप करना, मैं यहीं पे कर देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो ये आपका इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, ये कैपिटल H नहीं है, स्मॉल h है, क्योंकि उस पॉइंट पर वेलोसिटी तो 0 है, अरे यार, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी रहेगा बीच में वो ये रहेगा, ठीक है ना, ये हाइट माइनस ये हाइट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी वही देखो G2G इधर ही है, बस ये हाइट का फर्क है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको नोट करके रखना। अभी हम लोग अगला वाला जो है क्या है, एग्जाम्पल है। तो एक चीज बच्चों जरूर नोट कर लेना, किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, आप टोटल एनर्जी भी उसको बोल सकते हो, सेम रहता है। और टोटल एनर्जी में क्या आता है, यहाँ पे तो फिलहाल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपको इतना ही फिलहाल याद रखना है, टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर सेम होता है। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर जो 6.7 है उस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है, पार्ट 4 में देखते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि यार मैं थोड़ा कम टाइम का ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना, 40 to 45 मिनट्स का वीडियो बनाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू 1 घंटे का, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, देन जय हिंद।